नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को माधव निदान का आगे का बताने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ क्योंकि ना बहुत सारा डिस्टरबेंसेस हो रहा है। जब नए लोग ज्वाइन होते हैं ना तो थोड़ा डिस्टरबेंसेस होता है। तो हम लोग ना उपशय पे चर्चा कर रहे थे उस दिन दिवाली के पहले। तो अभी हम लोग ना उपशय को ही और ज्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पूरा दिन जो रहेगा, आज 2-3 दिन जो रहेगा वो उपशय और अनुपशय पे ही रहेगा। उपशय को न सुखावह ऐसा बताया है। तो आचार्य विजय रक्षित जी बोलते हैं कि सुखावह तो ऐसा भी होता है कि कोई वजन उठा के चल रहे हैं और उसने वजन को उतार दिया तो उसमें भी सुख मिलता है। तो इसको उपशय नहीं बोलेंगे हम लोग। हम लोग व्याधि से जो पीड़ित है, व्याधि से पीड़ित है तो जैसे जिस हेतु से पीड़ित है उसके अपोजिट कोई ट्रीटमेंट दिया, हेतु के विपरीत दिया या व्याधि के विपरीत दिया या फिर औषधि अन्न विहार के हिसाब से दिया ऑपोजिट या फिर विपर्यस्तकारी उससे दिया, तो फिर हम लोग को जो फायदा होता है उसको सुखावह बोला है। इसी तरह से सुख का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा आभूषण पहन लिया, कोई कार से घूम रहा है, कोई एरोप्लेन से घूम रहा है, उसको भी सुख मिलता है, तो उसको उपशय नहीं बोलेंगे। उपशय की व्याख्या जो है या अपने अलग ही मतलब मेडिसिनल चिकित्सा के पर्पज से बताया है कि हम लोग कोई भी चिकित्सा करते हैं तो उपशय जो रहता है वो सात्म्य, उसके लिए शरीर को साथ में रहता है और उसमें जो अनुभव होता है मतलब जो दोष दुष्य समूर्छना भंग होती है और उसके बाद जो स्त्रोतस खुल जाते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, पूरा शरीर का जो कार्य होता है वह अच्छे से चलने लगता है। दोष धातु मला मूलम ही शरम, तो स्त्रोतस जो भी हैं वह प्राण अन्न उदक और सारे धातुओं के जो स्त्रोतस है, मल के जो स्त्रोतस है वह अच्छे काम करने लगते हैं सुचारू रूप से। जो उसमें फायदा करता है उसको उपशय बोला है। तो ये व्यापक अर्थ है कि उपशय क्या होता है। उसके बाद में हम लोग ने ये देखा था कि हेतु विपरीत अन्न क्या होता है, हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत औषधि क्या होता है, हेतु विपरीत औषध औषध अन्न विहार क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग वही चीज को डिस्कस करते हैं कि औषधि कुछ कुछ एग्जाम्पल से इन्होंने बताया है कि हेतु विपरीत औषध क्या होता है। तो जैसे सर्दी हुआ है और किसी ने ठंडा चीज खाया, बहुत ज्यादा ठंडा चीज खाने की वजह से, जैसे आइसक्रीम खाया या फ्रिज का चीज बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा खा लिया और उससे उसको कफत ज्वर हो गया, तो हेतु क्या है, तो ठंडा चीज खाना, बहुत ज्यादा अति शीत पदार्थ का सेवन करना और उससे कफत ज्वर हुआ है तो उसमें औषधि जो है वो शुंठी सिद्ध
कुछ द्रव्य का प्रयोग किया, शुंठी जैसे या त्रिकटु का यूज किया या पंचकोल का प्रयोग किया, तो इससे जो उपशय मिलता है, स्त्रोतस जो है वो खुल जाते हैं, कफ का विलयन होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि हेतु विपरीत औषधि। उसी तरह से हेतु विपरीत आहार बता रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा थकावट हो गई, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, जैसे कि मजदूर लोग रहते हैं, मजदूर लोगों को तो आदत रहती है, उनको साथ में रहता है, अचानक कोई गया और वो कुआं खोदने लगा या पेड़ काटने लगा या जिम में गया, जिम में जाने के बाद बहुत ज्यादा उसने मेहनत किया और उसके वजह से उसको ना वायु का प्रकोप हो गया। अति व्यायाम जो बोला है वह शरीर के लिए नुकसान देता है, तो वायु का प्रकोप जो हो गया उसके वजह से जो ज्वर हो गया, तो उसमें मांसरस और चावल का प्रयोग करना, यह आहार हो गया, हेतु विपरीत आहार। यहाँ पर हेतु क्या है, तो वायु प्रकोपक जो हेतु का सेवन किया, अति व्यायाम किया गया, बहुत ज्यादा मेहनत, अति साहस किया गया, उसके वजह से जो वायु का प्रकोप होकर ज्वर हुआ, तो उसको बोलते हैं कि मतलब जो श्रमजन्य ज्वर है, श्रमजन्य ज्वर है, उसमें हम लोग मांसरस और चावल का सेवन कराते हैं, तो श्रम जन्य ज्वर शांत हो जाता है, वायु का भी शांति मिल जाती है। इसी तरह से हेतु विपरीत विहार बता रहे हैं कि अगर ना ऋतु में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही सोने के लिए बोला है, लेकिन दूसरे सीजन में अगर कफ अगर बहुत ज्यादा मतलब दिन में सो ले और कफ का प्रकोप हो गया, तो इसमें रात्रि जागरण करना। तो हेतु क्या हो गया, तो दिवा स्वाप ये हेतु हो गया, और रात्रि जागरण कर दिया, वह चिकित्सा के पर्पज से जो उपशय मिला, स्त्रोतसों में जो कफ जमा है दिन में सोने से, वह उपशमित हो गया और वह शरीर को फायदा कर रहा है, तो इसको हो गया हेतु विपरीत आहार विहार, सॉरी, हेतु विपरीत विहार। इसी तरह से व्याधि विपरीत, अब व्याधि प्रत्यनिक एक डिजीज है, उससे रिलेटेड जो विपरीत औषधि है, अन्न है, विहार है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्याधि विपरीत औषधि है कि अगर अतिसार हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, तो हम लोग क्या देते हैं, पाठा वनस्पति का कुछ कल्प देते हैं, कुटजा रिज देते हैं, कुटजवलेह देते हैं, बिल्वावलेह देते हैं, शुंठी का कुछ देते हैं। तो व्याधि प्रत्यनिक, जैसे हमारे पास हम लोग यही काम तो करते हैं, किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा पित्त हो रहा है, अम्ल पित्त हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध शेखर रस देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी। व्याधि प्रत्यनिक जो औषधियां दिया जाता है व्याधि के ऑपोजिट, जैसे अम्लता बढ़ गई है, तो अम्लता को कम करने के लिए हम लोग क्षारीय चीज जैसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ये सब देते हैं, ये क्षारीय रहता है, तो उसको वो कॉम्पनसेट करके उपशय देता है। उपशय का मतलब ये नहीं है कि टेम्पररी थोड़ा सुख मिले, जैसे श्रृंगार कर लिया, बहुत अच्छा पाउडर लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, तो ये सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, यह सुख नहीं है। यहाँ पर जो चिकित्सा के पर्पज से बताया वह सुख है स्त्रोतसों से रिलेटेड, स्त्रोतस खुल जाना, दोष धातु दोष दुष्ट सम्मूर्छना जो हुई है, उसमें जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक करना। जैसे कि गाड़ी का इंजन होता है, इंजन अच्छा नहीं चल रहा है, इंजन खराब हो गया है, उसमें कुछ तो लीक हो रहा है, या फिर इंजन का जो वाइब्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इंजन को ठीक कर दिया तो जो इंजन अच्छे से काम करने लगता है। उसी तरह से दोष धातु का जो है मल का जो कार्य है वह अच्छे से होना, इसको उपशय बोलेंगे। टेम्पररी वाला को नहीं बोलते हैं, ये स्थायिक होता है, मतलब ज्यादा टिकाऊ रहता है, और इसीलिए, और ये स्त्रोतसों पे काम करता है, अग्नि पे काम करता है, इसलिए इसको उपशय बोले। और सुखा वह शब्द का ये व्यापकता है। इसी तरह से व्याधि विपरीत आहार बता रहे हैं कि जब किसी को लूज मोशन हो रहा है तो हम मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन खाने में हम लोग मसूर देते हैं, तक्र देते हैं, तक्र और चावल देते हैं, मसूर दाल देते हैं, तो वो ग्राही होता है, स्तंभन कार्य करता है, तो यह आहार हो गया। व्याधि प्रत्यनिक जो पथ्य पथ्य दिया जाता है, खाना पीना में कुछ चेंजेस किया जाता है, उसको बोलते हैं व्याधि विपरीत औषधि, सॉरी आहार, व्याधि विपरीत आहार। फिर व्याधि विपरीत विहार, व्याधि विपरीत विहार में बोल रहे हैं कि उदावर्त रोग अगर हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब वायु का वेगों का धारण कर लिया और उससे उदावर्त हुआ है, पेट पूरा फूल गया है, 13 प्रकार के उदावर्त बताए हैं, तो उसमें प्रवाहन किया जाता है, जोर लगा के वायु को निकाला जाता है, किंचन क्रिया। या फिर इसी तरह से मैं ऐसे गायनेक प्रैक्टिस में भी जब ये बच्चा अटक जाता है, तो फिर ना किंचन करने को, प्रवाहन करने को बोला जाता है कि वो इफेसमेंट अच्छे से हो, बच्चा का जो ये डायलेटेशन है, इफेसमेंट है, वो अच्छे से होके बाहर निकलने, हर डॉक्टर बोलते हैं। तो ये व्याधि विपरीत विहार बोलते हैं, वहां पर वो वायु रुकना नहीं चाहिए, उसीलिए किंचन और प्रवाहन किया जाता है, ये व्याधि विपरीत विहार हो गया। अब हो रहा है हेतु व्याधि विपरीत
औषधि। तो जैसे वायु का शोथ है, मतलब वात प्रकोपक आहार विहार किया है और उससे स्वेलिंग भी आ गई है, पूरा शरीर में सूज गया है, पूरा शोथ हो गया है, तो दशमूल का काढ़ा पिलाते हैं। तो इसमें वायु का भी शमन करते हैं और व्याधि का भी शमन करते हैं। शोथ व्याधि में भी दशमूल काम करता है और वायु के भी शमन करने के लिए दशमूल का काढ़ा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया उभय हेतु, मतलब उभय विपरीत औषधि, जैसे हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत औषधि हो गया। उसके बाद में हेतु व्याधि विपरीत आहार बता रहे हैं कि वात कफज ग्रहणी है, वायु से भी रिलेटेड है, कफ से भी रिलेटेड है। ये दोनों हेतु हो गए, वात और कफ वाले, और ग्रहणी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा ग्रहणी रोग है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तक्र का प्रयोग करते हैं। तक्र का प्रयोग करते हैं तो तक्र जो रहता है, तक्रम लघु कषायमलम, तक्र जो होता है उष्ण होता है और रुक्ष होता है, तो वह उष्णता से वायु का शमन करता है, कफ का भी शमन करता है। इसीलिए वहां पे जो दोषों का अनुबंध है उसको भंग करने के लिए ऐसा आहार की योजना की जाती है। तो ये हो गया हेतु व्याधि विपरीत आहार। अब विहार में देखते हैं तो दिन में अगर सोए हैं और फिर एक व्याधि हो गई जिसको हम बोलते हैं तंद्रा हो गई है, दिन में ज्यादा सोने से स्निग्धता बहुत शरीर में आ गई है और तंद्रा हो गई है, तो क्या करते हैं कि रात को जागते हैं, तो हेतु का भी नाश होता है, क्योंकि दिन में सोना और कोई बहुत ज्यादा ये जो मतलब दिन में सोना जो है ना, यह स्निग्धता कारक ही होता है। तो जब रात्रि में और दिन में सोने से होने वाली तंद्रा, तंद्रा यहाँ पर कुछ ऐसे व्याधि टाइप हो गया, ड्राउजीनेस जो हो रहा है, ये व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि नहीं है लेकिन व्याधि है। तो हेतु और व्याधि विपरीत जो विहार किया जाता है, रात्रि में जागरण करते हैं तो जो कफ जमा हुआ है वह पूरी तरह से ये हो जाता है, शमित हो जाता है, और फिर पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने इस तरह से 9 टाइप बता दिए, हेतु विपरीत औषधि, हेतु विपरीत आहार, औषध अन्न विहार, ऐसा हेतु, और फिर व्याधि से रिलेटेड 3 बता दिए, फिर हेतु व्याधि विपरीत औषधि अन्न विहार, ऐसा मैंने बता दिया। अब मैं आप लोग को बुलाता हूँ, आप लोग आइए और हम इस पे चर्चा करेंगे। कुछ आप लोग के प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ कुछ बताइए, तो फिर और मजा आएगा। फिर विपर्यस्त कार्य भी हम लोग करेंगे, लेकिन यही पे इसी पे बहुत ज्यादा चर्चा होना चाहिए। डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप कुछ बताएंगे? उस दिन आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बता रहे थे। डॉक्टर रमन गर्ग जी, डॉक्टर विकास कुमार जी, आप लोग व्याधि विपरीत कुछ औषध ये बताइए, औषधि अन्न विहार, तो उस पे और हम लोग और चर्चा कर पाएंगे। व्याधि विपरीत बताइए, हेतु विपरीत बताइए। एक बार चेक करिए आप लोग अनम्यूटेड हो पा रहे हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। व्याधि विपरीत बताइए, हेतु व्याधि विपरीत बताइए, कुछ भी बताइए लेकिन बताइए, चर्चा होगी तो बहुत मजा आएगा। जी, नहीं तो हम किसी और को बुलाते हैं। डॉक्टर कल्पना जी आप बताइए कृपया। डॉक्टर कल्पना जी, मैं नए नए लोगों को बुला रहा हूँ, कृपया आप लोग भी संभाषा में आए हैं तो कुछ कुछ बोलिए आप लोग। वैद्य प्रीति महेश्वरी जी, घबराइए मत, हम यहाँ कोई वाइवा नहीं ले रहे हैं, आपको जो आता है वो बोलिए। व्याधि विपरीत क्या दवाइयां देते हैं? आपके पास पेशेंट आते हैं जिनको अग्निमांद्य होता है, अतिसार होता है, राजयक्ष्मा होता है, विसर्प होता है, तो कुछ बताइए, औषधि क्या देते हैं, विहार क्या देते हैं, अन्न क्या देते हैं? डॉक्टर पूजा अकुला जी। अतिसार का पेशेंट, प्रणाम सर। अतिसार प्रणाम। का पेशेंट आता है तो शुंठी हम दे सकते हैं क्योंकि ग्राही है औषधि जी में। जी और दधी का भी हम प्रयोग करते हैं जी अन्न के स्वरूप में। जी। और ब्लैक टी भी देते हैं तो कषाय रसात्मक होने के कारण वो भी हाँ ये आहार हो गया। हाँ। अच्छा कल्पना जी, आपकी माता जी कैसी हैं? ठीक है सर। मतलब आपने ठीक कर दिया ना, स्वस्थ है ना? स्वस्थ है। दवाई नहीं ले रहे हो बट है, वजन बढ़ा है तो। दवाई ले या न ले, स्वस्थ होना चाहिए, वो ठीक जी होना जी। चाहिए। जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, ऐसे ही बताइए। और डॉक्टर मंगला जी, आप कुछ बोलेंगी नहीं क्या? डॉक्टर मंगला जी कुछ बोलिए, आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ चिकित्सक हैं आप लोग। डॉक्टर नमन शुक्ला जी, आप कुछ चिकित्सा बताइए, हेतु व्याधि विपरीत या व्याधि विपरीत, व्याधि प्रत्यनिक दवाइयां भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा चर्चा के लिए। ग्रहणी रोग के पेशेंट आते हैं तो आप लोग क्या चिकित्सा करते हैं, वो भी तो हो गया ना, यही सब हो गया, बेसिक प्रिंसिपल तो यही है। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है?
डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर गंगवार सर, कोई बोल नहीं रहा, नहीं तो मैं आगे बढ़ू क्या? डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप कुछ बोलेंगी क्या हेतु विपरीत औषधि अन्न विहार में? जी सर, नमस्कार सर, हाँ, सभी लोग प्रणाम। को शुभ प्रभात। जी सर। जी सुप्रभात। सर, आप हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत दोनों चिकित्सा जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, उसी के आधार पे ही हम लोग, क्योंकि वो सिम्टम्स और हेतु और व्याधि के बारे में हम जल्दी जान पाते हैं, तो हम बहुत जल्दी चिकित्सा करते हैं। अब जैसे कि जनरली आम पाचन की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआती हम लोग दीपन और पाचन से करते हैं। तो दीपन पाचन में ही अगर जैसे लंघन की बात आती ही है सबसे पहले, उसके पश्चात भी अगर हमें जहाँ सामता ज्यादा अधिक लगता है, तो जैसे हम बताते हैं पेशेंट को कि आप अभी अगर पेशेंट एकदम उल्लंघन नहीं कर पा रहा है या निरा अन्न नहीं रह पा रहा है, तो उसको हम गर्म पानी या सुखोष्ण पानी बताते हैं, पेया बताते हैं, बिलेपी बताते हैं, ये भाई यूष बताते हैं, लघु आहार का सेवन बताते हैं। उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करके कहते हैं कि उसमें जो है त्रिकटु मिला दीजिए, हींग मिला लीजिए, तो उसके उससे जो है जीरा मिला दीजिए, और थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है अजवाइन का पानी हम लोग जनरली, जो हमारे पेशेंट आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं या LSCS वाले पेशेंट होते हैं, तो अग्नि उनकी बंद होती है सीजर, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा होता है, तो पेशेंट को धीरे धीरे हम लोग संसर्जन कम की तरह ही जो है मंड पे या बिलेपी पे लाते हैं। और उसको भी अगर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पहले अजवाइन का पानी ले लीजिए या थोड़ा शुंठी का पानी ले लीजिए, और उसके अलावा जो है जो हींग वगैरह जो है उसमें दाल वगैरह में डाल के अच्छे से ले लीजिए। तो इस तरह से जो हम जनरली पहले सामता और निरामता का हर व्याधि में ही देखते हैं कि सामता कहाँ है और निरामता कहाँ है। अगर पेशेंट को लगता है कि यहाँ साम हो रहा है या आम के लक्षण हमको मिल जा रहे हैं, तो हमें उसके उसके विपरीत ही हमें चिकित्सा करने से लाभ मिलेगा। अगर हम उसी में पेशेंट को बोलेंगे कि नहीं, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर किसी ने जो है दिन में दिवस स्वप्न किया है और कफ प्रकोप हो गया है, तो रात में जागना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है उसके हमें हेतु विपरीत चिकित्सा करना ही पड़ेगा। और समटाइम्स जो होता है चिकित्सा के साथ फिर मृदु विरेचन द्रव्य की जो हम लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं कि पित्त को पित्त हो रहा है और हमें लग रहा है कि उसके लक्षण मिल रहे हैं, तो फिर हम उसको विरेचन द्रव्य देंगे। या समटाइम्स कुछ पेशेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा उनका हेतु ये होता है कि वो मिर्च मसाला बहुत खा रहे हैं और बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण उड़द चना तिल तेल ज्यादा ले जा रहे हैं, तो रक्त दुष्टि कर दे रहे हैं पित्त प्रकोप के कारण। तो फिर वहां पे हमें जो चिकित्सा करनी होगी वो उस तरह से करनी होगी जो कि पित्त का भी शमन करेगा और हमारे जो है रक्त की दृष्टि को भी कम करेगा। तो यहाँ पे फिर शीत वीर्य द्रव्यों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमको जो है हल्का दीपन हल्का पाचन करने से क्या होगा कि श्रोत तो शुद्धि करनी होती है। तो ये हेतु विपरीत चिकित्सा का मतलब यही हुआ कि जहाँ हमने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण आहार लिया वहां हमारा पित्त दूषित दूषित हुआ, तो वहां हमें फिर अमलकी है, द्राक्षा है, अरगवद है, इस तरह के पित्तघ्न द्रव्य को लेना होगा। और सारीबा मंजिष्ठा गुड़ूची इस तरह से जो है तिक्त और द्रव्यों का प्रयोग वहाँ पे लाभदायी होगा। तो चिकित्सा आहार और औषध के आधार पर अगर हम करते हैं तो हम सफल होते हैं। और ये हमारे पास जो माधव निदान का इतना अच्छा इतना इतना आप इतने अच्छे से इसको सुंदर ढंग से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी हम लोग एक बार फिर से जो पढ़ के आए हैं, सभी लोगों ने सभी ने पढ़ा है, लेकिन आपका पढ़ाने का ढंग और उसको इतने अच्छे समय में आप उसको सुबह सुबह वाचन करते हैं सर, कि बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और सारे जो पुराने कंफ्यूजन्स भी हैं या कहते हैं कि जो सब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा भूल से गए हैं, क्योंकि बुक पढ़ना सब सारी बुक्स पढ़ना सबकी दिनचर्या थोड़ी बिजी हो जाती है। तो सर लेकिन आप ऐसा पढ़ाते हैं कि हम लोग को बुक खोल के बैठना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी, इस पर ना एक आचार्य हैं जिन्होंने अपना कुछ मत रखा है, एक वाप्य चंद्र नाम के आचार्य हैं, उन्होंने कुछ अपना मत रखा है कि वो बोलते हैं कि हम लोग चिकित्सा करते हैं तो दोष प्रत्यनिक चिकित्सा ही सफल नहीं होती है। मतलब वो बोलते हैं कि जो द्रव्य जोरादी रोगों को नष्ट करता है वह दोष प्रत्यनिक होता है। तो इस पर उन्होंने अपना मत बताया है, ये बाकी आचार्यों को मान्य नहीं है। वो बोलते हैं कि जैसे कि कफ को शमन करना है तो वमन भी कराते हैं हम लोग और लंघन भी कराते हैं, लेकिन ये जो है वमन और लंघन ये सब जगह लागू नहीं होता है। जैसे कि कफज गुल्म है,
कफ का प्रकोप होने की वजह से गुल्म व्याधि हुई है, तो यहाँ पर वमन नहीं देना चाहिए। उन्होंने बोला कि वमन से वो फायदा ही नहीं होगा। उसी तरह से ज्वर व्याधि है, उसमें कफज ज्वर है, उसमें लंघन बताया है, वमन बताया है, वो भी आमावस्था जब चली जाती है तब वमन बताया है। तो एक ही दवाई है, वह हमें युक्तिपूर्वक अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीज देना पड़ता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि जब हम ज्वर व्याधि होती है तो उसमें हम लंघन पे ज्यादा जोर देते हैं, कफज गुल्म में लंघन नहीं कराते हैं। तो वमन और लंघन इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग ही करना श्रेष्ठ होता है। हम लोग दोष प्रत्यनिक अगर करेंगे कि कफ को निकालना है तो उल्टी करा दो, कफज गुल्म में तो वो लागू ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे वायु का अनुबंध होता है, इसलिए कफज गुल्म होता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि देश के हिसाब से चिकित्सा चेंज हो जाती है, काल के हिसाब से चेंज हो जाती है, प्रकृति के हिसाब से चिकित्सा चेंज हो जाती है। और ऐसा बताते हैं कि इन्होंने वमन का भी कुछ अनहारता बताया है। जैसे तिमिर रोग है, कफज तिमिर है, वहां पर वमन निषेध बताया। क्यों बताया? क्योंकि दोष प्रत्यनिक चिकित्सा सब जगह नहीं लागू पड़ती है। गुल्म रोगी है, उनको वमन निषेध बताया, दोष प्रत्यनिक चिकित्सा नहीं करते हैं। कफज पांडु है, वहां पर भी नहीं करते हैं। इसी तरह से उदर रोगी है, पेट में पूरा पानी जमा है, कफोदर है, वहां पर भी वमन निषेध है। तो इसीलिए वमन और लंघन कहाँ करना है? युक्तिपूर्वक, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अन्वय। तो इस हिसाब से हमें देखना है, दोष प्रत्यनिक को हम लोग चिकित्सा नहीं बोलते हैं। इस पर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, जो मैंने अभी स्टेटमेंट कहा। इसी तरह से ऐसा एक और उन्होंने कुछ आचार्यों ने मत बोला है कि जो द्रव्य व्याधिहर होते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो व्याधि को ठीक करते हैं, वह दोष को भी अवश्य ठीक कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ का हमने पूरा जड़ को काट दिया, तना को काट दिया, तो पेड़ मतलब इन्होंने बोला कि हमने पेड़ का तना काट दिया और तो फिर वो पेड़ सूख जाएगा, लेकिन पेड़ का जड़ है तो वो फिर से पेड़ बन सकता है। इसीलिए जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें ना परिमार्जन करना बहुत जरूरी होता है, पूरी तरह से शुद्ध करना जरूरी होता है। अगर व्याधि पूरी तरह से नहीं निकला, कुछ समवायी कारण है उसमें शरीर में, तो वो व्याधि फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए चिकित्सा जो है वह हमें तर्क संगत होना चाहिए। और इन्होंने और भी डीप में बताया कि समवायी कारण, असमवायी कारण, इस पर मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको और कितना इलैबोरेट करके बता सकते हैं वो कृपया बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कृपया बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं? मिश्रा जी नहीं सुन पा रहे? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। गर्ग सर कुछ बताइए। सर जैसे उरुस्तम में है, पूरा पंचकर्मा ही निषेध है उसमें, हाँ तो ये भी हो गया ना कि उसको भी ध्यान में रख के ही करना चाहिए सब, हर हाँ। जगह शोधन नहीं चलता। हाँ नहीं चलता, ये चीज होगी ना ये। युक्तिपूर्वक हर व्याधि को हिसाब से करना पड़ता है, ऐसा होता है। मैं विपर्यस्तकारी बताऊं क्या? औषधि अन्न विहार एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि कोई भी चिकित्सा करते हैं, पहले हम लोग जब व्याधि देखते हैं तो कुछ समवायी कारण होता है, कुछ असमवायी कारण होता है, कुछ निमित्त कारण होता है। ये टॉपिक पर मैं कल बताऊंगा, व्याधि होने का समवायी कारण क्या होता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊंगा। अभी आज मैं हेतु विपर्यस्तकारी औषधि ये सब बताता हूँ, औषधि अन्न विहार, इस पर चर्चा करते हैं। तो विपर्यस्तकारी जो बताया है ना, वो कांटे से कांटा निकालना। किसी को चलते चलते कांटा चुभ गया और वो बहुत ज्यादा घुस गया अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुई को गर्म करके, आप लोग के बचपन में देखा होगा, घर में लोग क्या करते थे, सुई से फिर वो कांटे को निकालते थे, कांटे से कांटा निकालना। इस तरह की जो चिकित्सा होती है विपर्यस्तकारी, लगता है कि कोई व्याधि है, हम लोग वैसा ही चिकित्सा करें, लेकिन वो वैसा नहीं होता, वो व्याधि को ठीक करने वाली चिकित्सा होती है। जैसे कि बताया है कि अगर पित्त प्रधान शोथ है, अगर पित्त प्रधान शोथ है और पच्यमानावस्था है, तो उसको और पकाया जाता है। उसको पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो गरम गरम ये करते हैं, पुल्टिस बांधते हैं, जो पित्त बढ़ाए, ऐसा जो चिकित्सा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हेतु विपर्यस्तकारी औषधि। उसमें हेतु क्या है? तो पित्त प्रधान शोथ है, पित्त का प्रकोप होने से स्वेलिंग आया है, उसको अब वो भी पच्यमान अवस्था में, पूरी तरह से पका नहीं है, तो उसको और पका के उसको और ठीक किया जाता है।
अभी यहाँ डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी हैं, आप लोग को पता होगा कि जब कैटरेक्ट होता है तो 6 महीने एक ड्रॉप डालने को दिया जाता है कि कैटरेक्ट का जो लेंस है पूरी तरह से ओपेक हो जाए। जब ओपेक हो जाए, हार्ड हो जाए, तब उसको निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हेतु विपर्यस्तकारी जो चिकित्सा किया जाता है कि उसको और पकाना है, तो वह होता है हेतु विपर्यस्तकारी औषधि। इसी तरह से हेतु विपर्यस्तकारी और आहार होता है कि अगर पित्तजन्य शोथ है तो उसमें विदाही अन्न और दिया जाता है कि पित्त और जो लीन है वह और प्रकोपित हो जाए और फिर उसको निकालने के लिए शोथ का विलयन हो जाए और फिर निकालना इजी हो जाएगा। तो ये हेतु विपर्यस्तकारी आहार हो गया। इसी तरह से हेतु विपर्यस्तकारी विहार बताते हैं कि कोई किसी को ना वातिक उन्माद है, मतलब वायु की वजह से उन्माद हो गया, पागलपन आ गया है वायु की वजह से, तो उसमें और उसको डराते हैं और डराते हैं कि डरने से क्या होगा कि भय जो है एकदम ही उसको ये हो जाएगा, शमित हो जाएगा, भय ही निकल जाएगा। इतना डराओ कि उसका भय ही निकल जाए। ये हो गया हेतु विपर्यस्तकारी विहार। इसी तरह से व्याधि विपर्यस्तकारी औषधि बोलते हैं, व्याधि से रिलेटेड, पहले हेतु से रिलेटेड हो गया, अब व्याधि प्रतिनिक विपर्यस्तकारी औषधि बताते हैं कि किसी को ना कफ की वजह, कफज वमन है, मतलब किसी को छर्दी हो रहा है, कफज छर्दी हो रहा है, तो उसको जी मिचला रहा है, बार बार कफ निकलना चाहता है, या फिर श्वासकाश है जिसमें कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वामक दवाइयां देते हैं, मदन फल का काढ़ा देते हैं, यष्टि मधु का फांड देते हैं, मदन फल का चाटन देते हैं, तो जितना कफ है वो और निकल जाता है। उल्टी हो रहा है तो और उल्टी से निकाल दो, अच्छे से कोष्ठ की शुद्धि कर दो। इसी तरह से, और यहाँ उद्देश्य ये होता है कि हमें वहां से वो चीज को निकाल देना है, कांटे से कांटे को निकालना है। अगर वो कांटा नहीं निकालेंगे, और वही मेथड ही है, अगर वो चीज नहीं करेंगे और शमन करने का कोशिश करेंगे तो कफत छर्दी जो है, जो दोष है, वह शाखागत होके स्किन प्रॉब्लम कर देंगे। इसलिए उसकी चिकित्सा ही वैसी है कि उसको कांटे से कांटा निकालना है। इसी तरह से व्याधि विपर्यस्तकारी आहार बता रहे हैं कि अतिसार अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अतिसार में आमावस्था है, आमातिसार है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूध और पिला देते हैं कि और थोड़ा सा वो निकल जाए, बल भी प्रदान हो, और जो आमातिसार है, आम निकालने के लिए दूध पिलाया जाता है अतिसार में, रुका हुआ मल जो है वो निकल जाए। या एरंड बीज का खीर बनाते हैं दूध में पका के और वो देते हैं कि अच्छे से दोष निकल जाए, कांटे से कांटा निकलना। अतिसार हो रहा है तो आम और निकल जाए अच्छे से, इसलिए दिया जाता है। ये आहार हो गया। इसी तरह से विहार बता रहे हैं कि वमन में रुके हुए मल को निकालने के लिए कंठ में उंगली डाल डाल के निकालना, या फिर कमल नाल डाल के निकालना, जोर से उल्टी कराना, ये ऐसे टच करके गले में, कंठ में। तो ये हो गया व्याधि विपर्यस्तकारी विहार। इतना आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कृपया बताइए, इस पे हम और चर्चा करेंगे। उसी तरह से बता रहे हैं कि हेतु और व्याधि उभय जो है, दोनों कारण है, हेतु भी है व्याधि भी है। इसका विपर्यस्तकारी औषधि बता रहे हैं कि अगर कहीं पर जल गया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगरू का लेप लगाते हैं जलने पे, तो क्या होता है कि वो हीट उतना एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी को सिद्धांत को रख के बहुत सारी व्याधियां ऐसी होती हैं जहां पे हमें वो दोषों को निकालना होता है। जैसे कि मैं औषधि का एक और उदाहरण देता हूँ, हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी औषधि। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे फैटी लीवर होता है तो फैटी लीवर में पंचतिक्त घृत दिया जाता है या महातिक्त घृत दिया जाता है, तो वह औषधि जाके पूरा विकृत जो स्नेह है उसको पाचन कर देती है। तो उस वो मीडियम चाहिए हमें पाचन करने के लिए, स्नेह ही चाहिए फैटी लीवर में, क्योंकि मेद जो है, विकृत मेद जो है, उसका विमार्गमन होके रक्तवाह स्रोत के मूल स्थान में जाके बैठ गया है, तो वहां पर पाचन होना जरूरी है। इसलिए महातिक्त घृत ही दिया जाता है तो जल्दी फायदा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी औषधि। उसी तरह से हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी औषधि आहार ऐसा बता रहे हैं, आहार मतलब इसमें आहारीय पदार्थ कुछ खाने पीने में ऐसा चेंजेस करते हैं। तो किसी ने बहुत ज्यादा मद्य पिया है और उसको मदात्य हो गया है, शराब पीने का बहुत ज्यादा उसको एडिक्शन होने के बाद मदात्य ऐसा अवस्था आ गया, तो उसमें थोड़ा सा ना शांत करने के लिए मद्य ही पिलाया जाता है, तो वह फिर वो शांत हो जाता है। कांटे से कांटा निकालना, मदात्य से उसको अपने नव अवस्था में लाने के लिए थोड़ा मद्य ही पिलाया जाता है, पानी डाल के, और मद्य पिलाने से वो ठीक हो जाता है। तो ये हो गया हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी आहार। इसके बाद में उभय मतलब हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी
जो विहार है, ऐसा बता रहे हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा व्यायाम किया, व्यायाम कर करके उसका वायु जो है एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो गया, या फिर उरु स्तंभ व्याधि है, वहां में भी बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गया है, तो उसमें हम लोग स्विमिंग बोलते हैं। उरु स्तंभ में भी स्विमिंग बोला जाता है। और अगर अति व्यायाम करने से वायु कहीं अटक गया है, जैसे कि मसल्स में जाके अटक गया है और वो इधर उधर हो ही नहीं पा रहा है, तो हम स्विमिंग जितना कराएंगे ना, कांटे से कांटा निकालना, ये जब हम करते हैं तो जो मूढ़ वायु है वो निकल जाता है, उरु स्तंभ में भी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाता है। और ये जो बताया आचार्यों ने, इन्होंने पूरा रिसर्च करके ये सब लिखा है, इससे सच में फायदा होता है। अब आप लोग बताइए कुछ आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस में कुछ किया होगा तो बताएंगे। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए ना। सर जो अभी औषधि का बता रहे थे ना, कांटे से कांटा निकलना, ऐसे ही था एक पेशेंट, उनको बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी जी स्किन के अंदर, हिप्स पे थी, जी तो ऊपर से रेड थी लेकिन उनका मतलब पक नहीं रही थी वो। और जी पेशेंट एलोपैथी मेडिसिन खा रहा था, काफी दिनों से तंग था बहुत ज्यादा, क्योंकि जी पेन था उसमें, ठीक हो नहीं रही, अंदर बैठ भी नहीं रही। जी तो मेरे से बात की उन्होंने, मैंने उसको तारामीरा होता जो अपना, उसको पीस कर लगाने के लिए बोल दिया और साथ में कुछ औषधि दी। जी तो उसने रात को लगाया, 2 घंटे में वो तैयार होके निकल गया साहब। और सुबह तक तो बोल रहा कि ये तो चमत्कार था जी, क्या किया आपने। जी वो 2 घंटे में पका दिया उसने उसको बिल्कुल, और जी सब निकल गया उसमें से मवाद वगैरह अंदर। तो जी पेन वगैरह सब चला गया 4-6 घंटे में, सब ऐसे हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। जी। तो और एक बिल्कुल और, ठीक हो गया सब। हाँ एक और ऐसे बताए ना कि स्थावर विष का चिकित्सा है तो जंगम विष है, जंगम विष की चिकित्सा स्थावर विष है। तो पहले के जमाने में ऐसे बहुत सारे पुराण आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि कोई राजा गया, शिकार खेलने के लिए गया, तो शिकार खेलते खेलते उसने कुछ फल खाया, तो कुछ विषैले फल खा लिया, तो वो बहुत विषाक्त हो गया। तो वहां के उनके जो सैनिक थे वो सांप पकड़ के लाए और सांप से कटवाया, तो सांप को काटते ही वो राजा ठीक हो गया। या फिर कभी कभी किसी सांप ने काट दिया तो कुछ जहरीले चीजें वनस्पतियां खिला दिया, तो इससे वो, तो कांटे से कांटा निकालना स्थावर विष का चिकित्सा जंगम विष है, जंगम विष का चिकित्सा स्थावर विष है। इस तरह से औषधि का प्रयोग किया जाता था। आप लोग कुछ और बोलिए। व्याधि विपरीत भी बोल सकते हैं, विपर्यस्तकारी भी कुछ बोल सकते हैं। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप कुछ बताएंगी, व्याधि विपरीत का एग्जाम्पल बता दीजिए। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी। प्रणाम सर, अभी ज्वाइन किया है सर, अभी 2 मिनट में बात करती हूँ सर दोबारा। ठीक है, हम लोग किसी और को पकड़ते हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी आप बताइए ना कुछ, संत कबीर नगर के डॉक्टर जी, कुछ पेशेंट का ही बताइए कि व्याधि प्रत्यनिक आपने क्या चिकित्सा किया। शायद सर नहीं बोलेंगे। डॉक्टर गंगवार सर आप कुछ बोलिए। डॉक्टर उषा जी। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना प्लीज। फ्रैक्चर का पेशेंट था, 1 month बिफोर ही गॉट ऑपरेटेड। फिंगर्स जो है पैर के वो मशीन में आ गए थे उनके, और फिर ऑपरेट हो गया। रॉड्स वगैरह निकालने के बाद स्वेलिंग काफी थी उनको, जी एंड ऑर्थोपेडिक सेड की स्वेलिंग को टाइम लगेगा बहुत, इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है। जी सो आई सजेस्टेड हिम कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार दिखा दें, और उसके बाद, मतलब हमारे रिलेटिव ही थे, तो जी फिजियोथेरेपिस्ट ने फिर 3 दिन उनको वैक्स की ट्रीटमेंट दी, तो उससे थोड़ा उनको आराम लगा, बट स्वेलिंग नहीं जा रही थी। तो मैंने 3 दिन पहले जलों का उच्चारण करवाया तो पूरी स्वेलिंग चली गई, जी और उनको पेन जो हो रहा था वो भी कम हो गया था। तो स्थानिक रक्त मोक्षण करवाया जी। और उससे उनको मतलब आराम हो गया। हाँ तो ये तो रक्त मोक्षण भी क्या हो गया, व्याधि विपरीत औषधि हो गया। हाँ, तो मतलब हाँ, दैट स्थानिक जो भी कलेक्शन ऑफ दोष हम कह सकते हैं कि उसका हमने ये किया। जी। और रक्त मोक्षण तो बहिपरिमार्जन चिकित्सा में अगर हमने देखा तो वो विहार में आ गया। बिहार में, right. हाँ। और डॉक्टर सोनाली जी का प्रश्न है कि मलों से कैसे हम लोग व्याधि को जाने। तो देखिए अभी बहुत सारे मल, जैसे तिल पिष्ट निभम, जो रुद्रपद कामला जो रहता है उसमें जो मल प्रवृत्ति होती है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, वो सफेद तिल की तरह निकलता है, उसमें कलर नहीं रहता है।
तो उससे हम रोग को पहचान सकते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा पीला पीला हो रहा है तो कामला रोग को पहचान सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग समझ सकते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसका अग्निमंद है। तो उससे हम लोग ये देखते हैं। कभी कभी ग्रहणी रोग होता है तो मोर बद्धम मोर द्रवम, ऐसा मल प्रवृत्ति होता है, तो उससे हम लोग ग्रहणी रोग को डायग्नोज करते हैं। केवल मल से रिलेटेड बहुत सारी व्याधि होती है, जैसे प्रवाहिका रोग रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कफ निकलता है, स्त्यान कफ निकलता है, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रवाहिका हुआ है, यहाँ पे कोलाइटिस वगैरह हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी एलोपैथी की भी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड आता है। अगर कैंसर वगैरह रहता है तो ब्लड का ऐसे ब्लैकिश होके मल निकलता है, मतलब मल मतलब उसमें जो ब्लड होता है वो ब्लैक होके निकलता है। सार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह जो रहता है वैसा, तो हम लोग मलिना बोलते हैं। मलिना बोलते हैं। तो ये मल परीक्षा करके भी हमें बहुत सारी व्याधियां समझ आती है, और मल को प्राकृत करके भी चिकित्सा करते हैं। इसीलिए पुरुष विरंजनीय गण बताया है, मतलब अपने ग्रंथों में, चरक संहिता में पुरुष विरंजनीय गण, पुरुष पे काम किया तो पूरा बॉडी अच्छा हो जाता है। इसी तरह से मूत्र विरंजनीय गण, मूत्र विरेचनीय गण, इस तरह से गण बताए जो मूत्र का कलर चेंज। अभी प्रमेह व्याधि में तो इतने सारे मूत्र के कलर बताए हैं, कंसिस्टेंसी बताया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग बताया है, कफज प्रमेह वगैरह। तो उस पे अगर हमने काम किया तो पूरा बॉडी का फंक्शन अच्छा हो जाता है। डॉक्टर सोनाली जी, आपको मिल गया आंसर? डॉक्टर सोनाली जी बोलेंगे नहीं कुछ, केवल सुनना है आप लोगों को। सर फैटी लिवर में आपने महातिक्त बताया। सर हाँ प्रणाम सर। हाँ, मिल प्रणाम। गया आंसर सर। और जो चिकनाहट युक्त अगर मल रहा तो उसको चिकनाहट कैसे है तो जाना? सामता बहुत ज्यादा रहती है ना, तो हम लोग आम पचन करते हैं, पुरुष पे जी काम जी। करते हैं तो मल पाचन द्रव्य देते हैं वो, तो वो पूरा ठीक कर देता है। थैंक यू सर, अच्छा बताया आपने। हाँ डॉक्टर कल्पना जी, आप बोल रहे हैं फैटी लिवर में ना? जी सर, फैटी लिवर के बहुत केसेस है सर, ग्रेड 1 ग्रेड 2, आपने, स्पेशली तो ग्रेड 1 है। तो आपने अभी महातिक्त के जिक्र किया, हाँ तो मतलब हम उनको 5 डेज 7 डेज का जो हम जैसे वमन विरेचन कराते हैं वैसे वो देकर रक्तमोक्षण करा लेंगे तो फर्क वो पड़ेगा? भी करेंगे, और वो विकृत मेद का पचन करता है। जब हम स्नेह देते हैं ना, महातिक्त 3 महीना तक हम देते हैं शमन मात्रा में, तो फैटी लिवर काफी हद तक ठीक हुआ पाया जाता है। ओके, थैंक यू क्योंकि सर। वो फैटी लीवर है, वहां तक वो जाने के लिए मेडिसिन, पाचन करने के लिए हमें वैसा ही दवाई चाहिए। ये विपर्ययकारी औषध हो गया, व्याधि विपर्ययकारी औषधि, महातिक्त घृत। बट मतलब स्नेहा है तो फिर और फैट इंक्रीज, मतलब मेडिकेटेड है कैसे इसके करेगा लिए? वो? सिद्ध घृत है ना, तो वहां तक लेके जाना, लीवर के पास जाना और उसको पचाना, तो वहां पे घृत ही चाहिए, सिद्ध घृत ही चाहिए। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए आप लोग। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी कुछ नहीं बोल रही है। डॉक्टर गंगवार सर आज बहुत शांत है। कुछ केसेस बता दीजिए तो हम लोग समझ जाएंगे। डॉक्टर मनोज कुमार जी, मेरठ के डॉक्टर, डॉक्टर मनोज कुमार जी कुछ बोलिए ना प्लीज। नहीं तो मैं आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, फिर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा। डॉक्टर पूजा अकुला जी, आप कुछ बताएंगी, कुछ पेशेंट का डिस्कस करेंगी क्या? घबराइए मत। मैं ना अनुपशय का भी कुछ नमस्ते सर। हाँ बता दीजिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर वो प्रतीक्षा के पेशेंट में हम लोग जैसे उसको ठंडी चीजों से एलर्जी हो जाती है, तो उसको हाँ हम लोग ठंडी चीजें बंद करके फिर बाद में गर्म चीजें जैसे गर्म पानी लेने को, अजवाइन का पानी लेने को, उबाल के उसको ठंडा करके, या फिर कोष्ण जल लेने के लिए बोलते हैं, हाँ तो उस टाइप में। या फिर ठंडी जगह पे नहीं रहना, जैसे फैन के डायरेक्ट हवा में नहीं आना, एसी में नहीं रहना, ये सारी चीजें बताते हैं ना सर। हाँ। तो उष्ण जल हो गया, वो आहार में हो गया। अगर हम मेडिसिन गरम गरम दे रहे हैं उष्ण वीर्यात्मक, हाँ तो सर। वो औषधि हो गया। हाँ, और आपने बिहार ठंडी में जो जगह है से वो ठंडी। हटाना, ये हाँ, हो गया विहार हो गया। बिहार हो गया सर। जी और औषधियों में हम लोग देते हैं ना सर, कैसे भी। जी।
और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए कृपया। कल्पना जी आप कुछ बोल रही थी, मनोज जी कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर मनोज कुमार जी मेरठ के डॉक्टर। अब मैं अनुपशय, हाँ मनोज जी आप बोलिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। पहले तो बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब कुछ बेहतर है सर, कल से जो है। कल क्या खाए थे आप? तो सर वो जो घर में बना था वही लिया था सब कुछ, जो अलग से तो कुछ करवाया नहीं था, जैसे हलवा पूरी ये सब। तो आप 100% ठीक हो गए हैं अभी। अभी क्या करिए कि लंघन मत करिए, अति लंघन करने से वायु का प्रकोप होगा। अभी आपके बॉडी को पूरा आदत डालना है कि हम सब कुछ खा पी के पचा पाए और स्वस्थ रहें। ठीक है सर। ठीक है। कल मैं वहां भी नहीं गया था सर, फिर मैं कराने के लिए। अच्छा आप कुछ बताइए ना पेशेंट का बारे में, डिस्कस करिए ना। व्याधि प्रतिनिक दवाइयां क्या क्या देते हैं वो बताइए। अभी तो सर इसमें अभी मैं क्या बताऊं सर, मैं अभी कुछ। अच्छा ठीक है, अब अनुपशय सुन लीजिए फिर हम देखते हैं। अनुपशय का मतलब ये होता है कि उपशय का ही ऑपोजिट अनुपशय होता है। उपशय से हमें फायदा होता है, वो सुखानुबंधी रहता है, सुख की अनुभूति कराता है। अनुभूति के साथ में स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम करता है, अग्नि पे काम करता है, तो हमें सुख मिलता है। अनुपशय जो रहता है उससे ना लाभ नहीं होता है, उससे और व्याधि बढ़ जाती है। तो अनुपशय को भी जानना हमें जरूरी है कि अनुपशय से रोगों की वृद्धि हो जाती है, रोग ना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आहार विहार जिनका सेवन करने से रोग की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि किसी को फीवर आया है, बहुत ज्यादा ज्वर है, और उसको हम बोलते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, और वो फ्रिज का पानी पिएगा, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिएगा, पिज्जा खाएगा, तो उसको और बढ़ जाएगा। ये होता है अनुपशय। जो व्याधि के अपोजिट जो रहते हैं चीजें, और वह उसको खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन वो व्याधि को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं अनुपशय। उसको हम बोलते हैं कि प्रकृति के असात्म्य, प्रकृति के प्रतिकूल, ये सारे चीज जो रहते हैं उसको बोलते हैं अनुपशय। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए बोला है माधव निदान में कि गुड़ लिंगम व्याधिम उपशय अनुपशाभ्याम परीक्षित। जो भी गुड़ व्याधि है, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको वातरक्त भी है, संधिवात भी है और आमवात भी है, तो हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम लोग को ना उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि क्या खाने से उसको अच्छा लग रहा है, हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं उसको 1 हफ्ते का, दीपन पाचन अनुलोमन कुछ दे देते हैं कि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है तो कुछ चेंज करते हैं। एलोपैथी में भी ऐसे ही करते हैं। एलोपैथी का भी कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे दिया जाता है, पहले कुछ दिन दे के फिर चेक किया जाता है कि इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चेंज किया जाता है। तो गुड़ लिंगम व्याधिम उपशम अनुपशाभ्याम परीक्षित, इसको सिद्धांत में रख के हम लोग चिकित्सा करते हैं। जी डॉक्टर सोनाली जी कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जैसे कोई कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे येलो दाल खाते हैं, मूंग की दाल, हरी दाल खाते हैं तो मेरा ज्यादा वर्स हो जाता है, जैसे संधिवात या फिर जैसे गैसेस जल्दी हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी वात और कफ की दृष्टि मान सकते हैं क्या सर इसको? नहीं नहीं, बात की दृष्टि में दाल जो रहते हैं ना, जो सूखे धान्य रहते हैं वो अम्ल विपाकी और वात प्रकोपक होते हैं। हम लोग जिन जो भी वात रोगी है ना उनको हम ये शिम्बी धान्य मना ही करते हैं कि आप दाल मत खाइए। सर लेकिन अगर वो बोलेंगे कि हमें प्रोटीन कैसे मिलेगा तो फिर तो उनको हम बोलिए कि आप क्या? एलोपैथी के डॉक्टर से इलाज करिए। आयुर्वेद में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ दोष धातु मल और अग्नि पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो दाल खाने से, अगर ऐसा क्या चीज है प्रोटीन खाएंगे और फिर वात प्रकोप हो जाएगा, जॉइंट पेन बढ़ जाएगा, तो ये क्या चिकित्सा है? और ऊपर से वो सर लोग बोलते हैं कि घी मत खाओ। सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि मुझे ये दाल खाने से ठीक लगता है लेकिन तूर दाल खाने से अच्छा लगता है, तो फिर ये कौन सा इसको भी तूर दाल जो उपशय रहता और है वो ज्यादा वायु का प्रकोप करता है। तूर दाल हो गया, चना दाल हो गया, ये वायु का लेकिन प्रकोप करता है। वो पेशेंट ने मुझे बोला था कि मुझे तूर दाल सूट होती है और मूंग दाल से मुझे प्रॉब्लम होता है, तो इससे कुछ कैसे करना? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा उनको। सर ठीक है। असली में दाल जो रहता है हम दाल मना ही करते हैं जब बात का बीमारी रहता है। तो मूंग दाल तो श्रेष्ठ बताए, पथ्यकर बताए।
थैंक यू सर। हाँ हाँ, थोड़ा। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो भी हम लोग मना करते हैं कि वो भी वायु का प्रकोप करता है, मल बढ़ाता है ज्यादा। तो अब वो बोलते हैं कि ये तो रफेज खाने को एलोपैथी बोलता है कि खाओ खाओ बहुत ज्यादा खाओ। सैलेड खाने को हम लोग मना करते हैं क्योंकि अभिसंधि होता है, बहुत ज्यादा पानी पानी करता है, स्त्रोत अवरोध करता है। तो हम लोग ये जो दही और ये ककड़ी और मिक्स करके जो सैलेड बनाया जाता है वो मना करते हैं हम लोग। फ्रूट खा के पानी पीना ये भी अभिसंधि होता है। आयुर्वेद के ऐसे कॉन्सेप्ट पेशेंट सर जो है, जी बताइए सर। क्या सर ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, ऐसे सवाल करते हैं सर। तो हम लोग सर तो मूंग की दाल छिलके वाली बताते हैं, जी अरहर की दाल बंद करा देते हैं सर जी। जी। और दूसरा बताए कि वो जब आयुर्वेद का इलाज कराने आ रहे हैं तो आयुर्वेद के डॉक्टर से आयुर्वेद का बात मानना जरूरी है उनका। उनको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट करना है तो वो आयुर्वेद वाले के पास क्यों है, वो एलोपैथी के डॉक्टर के पास कराएं इलाज। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए कृपया। एक कोई डॉक्टर श्वेता सिंह जी आई हैं, न्यू डॉक्टर। एक डॉक्टर सुनील जी आए हैं। आप लोग कुछ बोलिए, चर्चा में भाग लीजिए, कुछ बोलिए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं आज। मिश्रा जी, किसी को कुछ और बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन अभी बंद करते हैं। 45 मिनट हो गया, ब्रेक लेते हैं। सर इसका जीवा परीक्षण से भी डायग्नोज में थोड़ी मदद मिल जाती है अच्छे से। हाँ जैसे बताइए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल काफी कुछ है सर उसमें। मैं ना, मेरे पास एक चार्ट है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें वो काफी हद तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे लिवर में प्रॉब्लम है तो उसकी टंग पे कहाँ पे कुछ दिखेगा हमें, ब्लैकनेस या कुछ अदर स्पॉट्स ऐसे है, उसमें सारा मेंशन किया हुआ है जी। तो बहुत बढ़िया रहता है वो। मैंने देखा है वो बिल्कुल वैसे स्टिक निकलता है वो। जैसे हमारे लीवर और सेप्लिन में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो साइड, दोनों साइड पे टंग के यहाँ वहां पे थोड़ा ब्लैकनेस नजर आएगा अलग से, जी डॉट डॉट से। तो उनको देखो और टेस्ट के हिसाब से जब हम आगे भी चेक करते हैं, जैसे डायग्नोज बनाते हैं, तो वही निकलती है प्रॉब्लम उनको, लीवर और सेप्लिन दोनों में। जी। तो ऐसे ही किडनी के लिए सब, इंटेस्टाइन सब का वो है उसमें। जी तो बढ़िया चार्ट है वो, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी। इसी पे एक और चीज बताइए कि समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण क्या होता है। इस पे बहुत अच्छे से टीकाकार ने लिखा है कि जैसे हमें ना मटका बनाना है। मटका बनाना है तो जो मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग वो पूरी तरह से, जो कुम्हार है वो मिट्टी से ही मटका बनाता है। तो मिट्टी जो है वो समवायी कारण है जिससे मटका बनता है। फिर मिट्टी का जो वो चाक घुमाते हैं, मतलब जो कुम्हार का चाक होता है वो घुमाते हैं, डंडे से घुमाते हैं और फिर वो बनाते हैं। तो क्या होता है, फिर मटका बन जाता है। तो बनाने वाला जो है कुम्हार वो निमित्त हो गया, निमित्त कारण हो गया जो मटका बना रहा है। जो ये बाकी जो चीज है, पानी हो गया और फिर वो चाक हो गया, जो बना रहे वो हो गया असमवायी कारण, और मिट्टी हो गया वो समवायी कारण हो गया। ये सब आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा। उस टाइम पे पदार्थ विज्ञान समझता ही नहीं था। इसी तरह से जब हम लोग दोष देखते हैं, वात पित्त कफ और दोष धातु मल, 7 धातु हैं, 3 मल हैं, 3 दोष हैं, ये हो गए समवायी कारण। दोष और दुष्टों की समूर्छना जो होती है तो हो गया असमवायी कारण। और फिर हेतु का सेवन होता है वो हो गया निमित्त कारण। तो इसको हमें कंसिडर करके आगे व्याधि को समझना चाहिए कि किस तरह से दोष दुष्ट समूर्छना हुई, क्या निमित्त का, जैसे दही खाया बहुत ज्यादा, दही खाने से कफ की वृद्धि हो जाती है, श्वास का प्रतिशय हो गया, तो ये निमित्त हो गया। दोष दुष्ट समूर्छना जो हुआ वो असमवायी कारण हुआ, और वो मतलब टेम्पररी कारण है, और समवायी कारण है वो वात पित्त कफ है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसको मैं और कल अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊंगा। हम लोग जो चिकित्सा करते हैं ना, वो हम लोग इसको किस तरह से पदार्थ विज्ञान को ऐसे इम्प्लीकेशन करके हम लोग कैसे चिकित्सा करते हैं, इस पे मैं कल बताऊंगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, जो अभी सर दालों के सेवन के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो हाँ। सर उसमें हम मैक्सिमम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि मूंग दाल का सेवन करें, मूंग और मसूर का, और अरहर और उड़द तो सर मना ही करते हैं। और हम उनका लोग जो बोलते हैं कि सेवन है, मूंग दाल भी है ना, उसमें घी डाल के सेवन करिए। हाँ मूंग दाल में सर घी और अगर हींग का
जो अगर लगाते हैं तो उससे वो पचने में कभी भी हैवी नहीं होती है। जी जो हींग है सर वो काफी अच्छा हेल्प करती है किसी भी ऐसे प्रोटीन डाइट को पचाने के लिए। जी कोई भी हैवी फूड के अंदर से हम हींग वास्टक हमारा उसी का बेस है, मतलब हींग हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हाँ, रहती है। दीपन पाचन है, वायु का अनुलोमन करते हैं। हाँ सर, और उसका सर सेवन हम दोपहर में, अगर ज्यादातर पेशेंट जो रात में सेवन करते हैं दालों का, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनको अगर हम दोपहर के लिए बोलते हैं तो वो काफी कुछ रिजॉल्व हो जाता है। जी कि रात्रि में हमारी जो जठराग्नि उतनी दीप्त नहीं होती जो उसका प्रॉपर पाचन कर सके, तो जो भी दालों को जैसा उनको प्रोटीन आहार लेना है वो अगर दोपहर में लेते हैं तो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या गैस फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है। जी और सर तक्र का सेवन भी इसी तरह से हम लोग बताते हैं, तक्र का सेवन करने से भी डाइजेशन काफी इम्प्रूव होता है, पर वो दही की जगह तक्र का सेवन करें। सॉलिड दही ना लेकर उसको अगर मथ के तक्र बनाते हैं तो उसका अभिसंधि गुण खत्म हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो मंथन कर पैलेटेबल हो जाता है। संस्कार करने से उसमें वो आ जाता है, पचन करने की शक्ति आ जाती है, पाचन हाँ करने सर, की। सेम भी सर आप सैलेड का कह रहे थे, सैलेड को भी अगर लेना है हल्का उसका स्टीमिंग कर लेते हैं तो स्टीमिंग करने से उसका अभिसंधि गुण थोड़ा सा कम होता है, और इसके कारण वो फिर उनको कफ वृद्धि नहीं करता है। जो भी सैलेड अगर लें उसको हल्का सा स्टीम कर लें तो वो गुण भी काफी हद तक कम हो जाने के कारण वो पैलेटेबल हो जाता है। जी, एक यहाँ महाराष्ट्र में एक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ है, यहाँ पर ना आयुर्वेदिक डायटिक्स करके एक कोर्स निकला है, तो आप लोग को करना है तो कर सकते हैं, जिनको करना है। उसमें पूरा ऑनलाइन सर? नहीं, आपको एक बार आना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, और फिर आप घर पे पढ़ के और साल में एक बार आके एग्जाम देके और आपका डिग्री मिल जाएगा। एमडी इन आयुर्वेदिक डायटिक्स 2 साल का कोर्स है, तो उसमें कुछ सेमेस्टर हो जाता है, एक साल में एक बार आना है और आप पढ़ के कर सकते हैं। अभी फॉर्म निकलने वाला है, सर फायदेमंद रहेगा क्योंकि सर उसमें ये डिग्री रहेगा, आयुर्वेदिक एमडी इन आयुर्वेदिक डायटिक्स। सर वो पेशेंट को समझाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। पेशेंट्स की क्वेरी बहुत रहती है कि मैम हाँ ये खाएं या नहीं खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, हाँ और दिखता भी है सर, जिस अगर पेशेंट का चल रहा है पेन सबसाइड हो रहा था ट्रीटमेंट से, लेकिन वो अगले दिन आता है कि मैम बहुत दर्द बढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ ये, उसको सबसे पहले डाइट काउंसिल करती हूँ कि पूछा कि कल क्या खाया था, मालूम पड़ा रात को चिकन खाया था। चिकन खाया था, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसने अनडाइजेस्टेड आम का फॉर्मेशन किया, गैस फॉर्मेशन किया, और डेफिनेटली बैक पेन बढ़ के आएगा। हाँ, आप डाइट कर का लीजिए, बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप एमडी इन आयुर्वेदिक डायटिक्स कर लीजिए, और वो सस्ता रहता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, कुछ 10-20 हजार का है साल का फीस, सस्ता है। सर लिंक शेयर कर दीजिए ना हाँ, यूनिवर्सिटी का। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुलटेकड़ी, पुणे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आप पुणे से आके एक बार कर लीजिए, पुणे घूमना भी हो जाएगा, एग्जाम भी दे देंगे, और एमडी इन आयुर्वेदिक डायटिक्स ऐसे डिग्री भी मिल जाएगा आपको। तो एंट्रेंस टेस्ट देने जरूरी नहीं है नहीं पीजी नहीं नहीं, एसएमबी है उसमें तो? बीएमएस वालों का ही हो जाता है, वो नॉर्मल एमडी नहीं है, आयुर्वेदिक डायटिक्स में है ना एमडी, कुछ अलग है वो। उसमें केवल आपको बीएमएस का मार्कशीट लाना है और एडमिशन हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, एंट्रेंस वगैरह नहीं है। ओके बहुत सर। सारे बहुत सारे लोगों को एमडी का डिग्री दिखाना होता है ना, और एंट्रेंस नहीं देना होता है, तो वो लोग ये कर लेते हैं, एमडी इन आयुर्वेदिक डायटिक्स। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। एक डॉक्टर गायत्री जी आई हैं, सुनिए, हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लें क्या प्लीज, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अष्टांग हृदय के लेक्चर में आएंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, हम लोग अब 7 बजे मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, प्रणाम।